दोस्तों, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो बस अचानक टकरा जाती हैं और अंदर तक तोड़ देती हैं। यह कहानी भी बिल्कुल वैसा ही है। मेरे बेटी की कांपती आवाज़ ने मेरी रूह हिला दी। पापा, अब हम क्या करेंगे? इलाज के पैसे खत्म हो गए हैं। मैं व्हील चेयर पर बैठा कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ रहा था। और दोस्तों, उस पल ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। मैं सोच रहा था, क्या हम खाली हाथ लौट जाएंगे? क्या जिंदगी ने हमें पूरी तरह धोखा दे दिया है? लेकिन यही शुरुआत थी, यही वो पल था जब मेरे बेटे की आंखों में बेबसी ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। और आप सोच रहे होंगे, आखिर क्या होगा? लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मेरी रूह कांप गई थी। मैं कांपते हाथों से उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक, मेरा नाम आदित्य है। कुछ कहानियां इंसान के दिल में ऐसे उतर जाती है कि कभी कभी उन्हें सुनाना या लिखना नामुमकिन सा लगता है। माधव पिता डॉक्टर के पास बैठे थे और उनकी आवाज़ में हल्की घबराहट थी। काउंटर पर कुछ पैसे जमा कर दो, वरना फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। मेरे बेटे की नर्म कांपती हुई आवाज़ ने मेरे पूरे शरीर में दर्द दौड़ा दिया। मैंने व्हील चेयर पर बैठे बैठे उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। बेटा, पेशेंट के जो पैसे बचे थे वो तो हम किराए में लगा चुके हैं। अब बस इतना ही बचा है कि वापस लौट जाए। क्या हम वापस चल जाएं? उसने थोड़ी देर आंखें झुकाई रखी, फिर कहा, पापा, आप इलाज नहीं करवाएंगे? उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद तकदीर को यही मंजूर था। मैं उसे धीरे से देखता हुआ सोचने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम खाली हाथ लौट जाएं। मैंने उस विशाल सरकारी अस्पताल की सफ़ेद दीवारों को देखा जो मुझे जैसे ताने दे रही थी। मेरे बेटे ने व्हील चेयर को धीरे धीरे धक्का दिया और पहिए घुमाते हुए उनके साथ मेरी यादें भी तेजी से घूम रही थी। बचपन से लेकर आज तक की हर जर्जर याद। लेकिन यह कहानी आज की नहीं थी, यह कहानी सालों पुरानी है। तब मैं इस व्हील चेयर पर नहीं था, बल्कि ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा हुआ एक छोटे से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा था। मैं एक गरीब परिवार से आता था और हमारे गांव में रहने वाला वो माधव पिता की मृत्यु के बाद मुझे इस स्कूल में टीचर की नौकरी मिली थी। सैलरी बहुत कम थी, पर मेरे लिए और हमारे परिवार के लिए यह काफ़ी थी। मैं अपने काम में हमेशा ईमानदार रहा। मेरा मकसद सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, बल्कि हर बच्चों के जीवन को एक सही दिशा देना था। उस जून की गर्मी का दिन था। मैं क्लास में पढ़ा रहा था कि दरवाजे पर हल्की सी घबराहट हुई। आई कम इन सर? मैंने आवाज़ दी। दरवाजे पर खड़ा बच्चा फटे पुराने कपड़ों में और रस्सी से बंधे पड़े जूतों में कांपते हुए अंदर आया। आ जाओ बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? मैंने धीरे से पूछा। सर, मेरा नाम अंश है, मैं अभी नया एडमिशन लिया हूँ। मैंने उसे तीसरे पंक्ति में बैठने को कहा। वह धीरे धीरे चला और बैठ गया, पर उसकी झिझकती नज़रें और फटी चप्पलें पूरी क्लास की नज़रों में कुछ अलग सा महसूस कर रही थी। अगले दिन अंशें बली हो रही थी। प्रकाश सर बच्चों की लाइन चेक कर रहे थे। उनकी नज़र अचानक अंश पर पड़ी। ए लड़के, लाइन से बाहर निकलो। यह क्या हालत बनाई है? अंश डरते हुए लाइन से बाहर आया। स्कूल यूनिफॉर्म कहाँ है? उसने उत्तर दिया कि अभी नहीं लिया। तो स्कूल क्यों आ गए? यह स्कूल है, कोई अनाथ आश्रम नहीं। कल से यूनिफॉर्म लेकर आओ, नहीं तो स्कूल मत आना। मुझसे पूरे हफ्ते यही दृश्य दोहराया गया। रोहन सर भी क्लास में उसकी किताबें ना होने पर उसे बाहर खड़ा कर देते। मैं स्टोव रूम में बैठा यह सब देख रहा था और दिल में बेचैनी महसूस कर रहा था। एक दिन मैंने छेड़ दिया, रोहन सर, थोड़ा नरमी से पेश आए, लगता है कि गरीब घर का है। उन्होंने चाय का घूंट लिया और हंसते हुए कहा, आदित्य साहब, आप तो छोड़ दीजिए, ये सब बहाने हैं। अगर सख्ती नहीं की तो यह सुधरेंगे नहीं। मैं जान गया कि यहाँ मेरी बात शायद कोई नहीं समझेगा। छुट्टी के वक्त मैं गेट पर खड़ा था। सब बच्चे भागते हुए जा रहे थे। अंश अकेला अपने फटे जूतों की आवाज़ घसीटती हुई जा रहा था। मैंने उसे बुलाया, अंश जरा इधर आओ। वह ठिठक कर रुका
और धीरे धीरे मेरे पास आया। शायद वह सोच रहा था कि मैं भी डांटने वाला हूँ। बेटा, इतने दिन स्कूल आ रहे हो पर यूनिफॉर्म और किताबें क्यों नहीं ली? पढ़ोगे कैसे? होमवर्क कैसे करोगे? मैंने पूछा। मेरी आवाज़ में डांट नहीं, सिर्फ फिक्र थी। उसका सब्र टूट गया और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसने अपने हाथों से अपनी आंखें साफ कर ली। मास्टर साहब, मेरे माता पिता बीमार थे और घर में खाने को भी कुछ खास नहीं था। मेरी माँ ललिता दिन भर लोगों के घरों में काम करके हमें सिर्फ एक वक्त की रोटी दे पाती थी। अंश का एडमिशन करवाना भी बहुत मुश्किल से हुआ था। मेरी माँ कहती थी, अभी सब्र कर लो बेटा, जैसे ही पैसे आएंगे किताबें ले लेंगे। उसकी आवाज़ में जो बेबसी थी वह मेरे अंदर तक उतर गई। मुझे तुरंत समझ आ गया कि उसके पास इतना साधन नहीं था कि वह अपने लिए ये सब खरीद सके। अंश का एडमिशन करवाने के लिए ना तो उसकी माँ आई थी और ना ही पिता। वो अकेले ही स्कूल आया था, इतनी छोटी उम्र में पढ़ाई का जुनून लिए हुए, पर गरीबी उसके सपनों की हर राह में दीवार बनकर खड़ी थी। मैंने उसे धीरे से थपथपाया। रो मत बेटा, ऊपर वाला सब ठीक करेगा, तुम स्कूल जरूर आना। वह सर हिलाकर चला गया, लेकिन उसकी भीगी हुई आंखें मेरी यादों में गहरे निशान छोड़ गई। घर लौटकर देखा तो ललिता रसोई में व्यस्त थी। मेरी सैलरी महीने की 20 तारीख तक खत्म हो जाती थी और अभी तो महीना शुरू ही हुआ था। राशन वाले ने सुबह ही 2000 रुपये उधार मांगे। मैंने हाथ रोकते हुए उसकी ओर देखा। जेब में कुल मिलाकर सिर्फ 3000 रुपये बचे थे पूरे महीने के लिए। अगर मैं अंश की मदद करता तो घर का राशन रुक जाता, और अगर राशन लाता तो उसकी पढ़ाई हार जाती। मैंने खुद से कहा, अगले महीने दे देंगे, इस बार बस तंगी है। मेरी पत्नी की बात कड़वी थी, लेकिन सही नहीं। तुम करते क्या हो? लोग ट्यूशन पढ़ाकर भी कोठियाँ बना रहे हैं और सब खर्चा चला रहे हैं, और तुम्हारे पास साइकिल का टायर बदलवाने का भी पैसा नहीं है। उसकी बात कानों में घुस गई, पर मेरी नज़रें अंश के रोते हुए चेहरे पर टिक गई। मैंने फैसला कर लिया। अगले दिन मैं बाजार गया। मेरी जेब लगभग खाली हो गई थी। एक दुकान से स्कूल यूनिफॉर्म खरीदना, दूसरे से जूते, फिर बुक डिब्बों से कोर्स की सारी किताबें और कापियाँ। आखिर में मैंने एक आसमानी रंग का सुंदर स्कूल बैग भी लिया। अब मेरे जेब में सब कुछ सिक्के ही बचे थे जो किराए के लिए थे। धूप तेज थी, पर मेरे अंदर एक अजीब सी ठंडक और संतोष का एहसास था। स्कूल पहुंचा तो ब्रेक चल रही थी। अंश ग्राउंड के एक कोने में पेड़ की छांव में अकेला मिट्टी से खेल रहा था। बाकी बच्चे कैंटीन की चीज खा रहे थे। मैंने उसे इशारे से बुलाया। वह भागता हुआ आया। जी मास्टर साहब, आपने बुलाया? मैंने उसे स्टॉप रूम में ले जाकर थैला मेज पर रखा। लो बेटा, खोलो। अंश ने डरते डरते थैला खोला। अंदर नया यूनिफॉर्म, चमकदार जूते, किताबें और आसमानी रंग के बैग। उसकी आंखें फैल गई। वह किताबों को छूते हुए बार बार मेरे ओर देख रहा था। मास्टर साहब, यह सब मेरे लिए है। मेरी माँ ने कहा है कि किसी से चीज़ नहीं लेनी चाहिए। उसकी नन्ही सी गैरत और आत्मसम्मान ने मुझे बहुत खुश कर दिया। बेटा, मैं कोई गैर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, और टीचर अपने बच्चों के लिए बाप जैसा होता है। क्या बेटा, बाप से तोहफा नहीं मिलेगा? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। कल से यही यूनिफॉर्म पहनना और इन किताबों पर पढ़ना लिखना, वादा है ना? उसने पहली नज़र आसमान की ओर डाली और फिर मेरे तरफ देखी। उसकी आंखों में चमक थी। धीरे से सिर हिलाकर मुस्कुराया और वहाँ से सारा सामान सीने से लगाकर दौड़ा, जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। मेरे दिल को जो खुशी मिली वह शायद करोड़ों रुपए पाकर भी नहीं होती। कुछ दिन बीते। मैंने महसूस किया कि अंश कोई आम बच्चा नहीं है। वह मेरे क्लास का सबसे होशियार और मेहनती छात्र था। जो भी सबक मैंने पढ़ाता वह अगली बार उससे बेहतरीन तरीके से हल करके लाता। उसकी लिखाई भी बहुत सुंदर थी। मैंने तय कर लिया कि यह बच्चा हीरा है। जितना समय और मार्गदर्शन दिया जाएगा उतना ही
निखरेगा। मैंने अंश को ट्यूशन के लिए अपने घर में बुलाना शुरू किया। वह रोज़ शाम को आता। मेरी पत्नी ललिता पहले थोड़ी चिंता करती थी, पर जब उसने अंश की शरारत और उसकी लगन देखी तो वह भी खामोश हो गई। अंश दिल लगाकर पढ़ता था। उसके चेहरे पर आई हुई मुस्कुराहट देखकर मेरे दिल में सुकून उतरता महसूस होता था। अंश की मुस्कान देखकर मेरे दिल में अजीब सा सुकून उतरा था। समय ऐसे ही गुजरता गया और साल बीत गया। रिजल्ट का दिन आया। असलवी ग्राउंड में पूरे स्कूल के बच्चे इकट्ठा थे। प्रकाश सर स्टेज पर खड़े थे और घोषणा कर रहे थे कि इस साल 5वीं क्लास में पहली पोजीशन अंश ने हासिल की है। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे मैदान में गूंज उठी। अंश स्टेज पर गया। उसका यूनिफॉर्म साफ सुथरा था और कदमों में आत्मविश्वास झलक रहा था। इनाम लेने के बाद उसने मेरे तरफ देखा। हमारी नज़रें मिली और उसकी आंखों में वही चमक थी जो उस दिन उसके चेहरे पर थी। जब मैंने उसे किताबें दी थी, उसने दूर से ही नमस्ते किया। मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया। यह सिलसिला यही नहीं रुका। हर साल मैं उसके लिए यूनिफॉर्म, किताबें और जूते लेकर देता। उसका हर खर्चा मैं अपने जेब से पूरा करता। अंश के प्रति एक अजीब सा लगाव मेरे दिल में बैठ गया। शायद इसलिए कि उसमें मुझे मेरा खुद का प्रतिबिंब नजर आता था। वह हर साल पोजीशन लेकर अगली क्लास में जाता और मैं खुशी से झूम उठता। लोग मुझे बेवकूफ़ कहते और ताने भी देते कि मेरी मेहनत बेकार में खर्च हो रही है, पर मैं अब किसी की बात नहीं सुनता। साल गुजरते गए और अंश 8वीं क्लास में पहुंच गया। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी नींद उड़ा दी। सुबह की अटेंशन लग रही थी। रोल नंबर 30, अंश की सीट खाली थी। सर, आज वह स्कूल क्यों नहीं आया? मैंने आसपास के बच्चों से पूछा। सबने सिर हिला दिया। सर, वह हमारे मोहल्ले में नहीं रहता। हमें नहीं पता कि कहाँ गया है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। छुट्टी के बाद मैंने फैसला किया कि मैं खुद उसकी तलाश करूंगा। काफ़ी पूछताछ के बाद मैंने उसकी कॉलोनी का पता लगाकर वहां पहुंचा। कच्चे मकानों की लंबी लाइन लगी हुई थी। मैंने एक दुकान वाले से पूछा, भाई, अंश रहता है? दुकानदार ने अजीब नज़रों से देखा। मास्टर साहब, जो कोने वाला मकान था वह तो खाली करके चले गए। क्यों? मैंने सवाल किया। 4-5 दिन पहले ही चले गए, गांव लौट गए हैं, किसी को कुछ बताए बिना। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरा हीरा, मेरा बच्चा बिना मुझे बताए चला गया। मैं खाली मकान के टूटे दरवाजे को देखता रह गया। धूल ही धूल उड़ रही थी। क्या मेरी मेहनत बेकार गई थी? क्या लोगों की बातें सच थी? मेरे मन में सवालों का तूफान उभर रहा था और सामने वीरानी सन्नाटा। कितनी देर में मैं वहीं खड़ा रहा, मुझे खुद याद नहीं। मेरे दिमाग में अंश का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम रहा था। जब उसने पहली बार यूनिफॉर्म पहना था, मैं खाली हाथ घर लौटा। मेरे कदम भारी थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कोई हिस्सा उसी कॉलोनी की मिट्टी में रह गया हो। सुमन बैठक में बर्तन धो रही थी। मुझे देखकर खाली हाथ और मुंह लटका हुआ वह तुरंत समझ गई कि क्या हुआ है। नहीं मिला ना वह बच्चा? उसने हाथ साफ करते हुए पूछा। हाँ, ऐसा लगता है उसकी घर भी खाली पड़ा है। कोई नहीं जानता कि कहाँ गया। मैं चारपाई पर बैठ गया। मेरी आवाज़ में भारीपन था और सुमन भी खामोश हो गई। आप क्यों इतना दुखी हैं? आपने भलाई की थी, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने अपना फर्ज निभाया। अब उसकी किस्मत उसके हाथ में है। वैसे भी वह हमारा खून नहीं था। सुमन ने मुझे तसल्ली देने की कोशिश की। खून का रिश्ता तो नहीं था, पर आत्मा का रिश्ता बन गया था। मुझे इस बच्चे से उम्मीद नजर आती थी और आज वह उम्मीद टूट गई। मैंने आंखों को बंद कर लिया, लेकिन बंद आंखों में भी अंधेरा ही था। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता और ना ही किसी के गम में रुकता है। अंश के जाने के बाद भी जिंदगी चलती रही। दिन महीनों में और महीनों सालों में बदलते गए। मेरे बालों में चांदी भी उतर आई और कमर में हल्का सा झुकाव पैदा हो गया। मेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया और आंखों की चमक हल्की पड़ गई। पूरे 10 साल गुजर गए थे और यह 10 साल
पलक झपकने में गुजर गए, पर अपने पीछे बहुत से बदलाव को छोड़ गए। मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे। सबसे बड़ा बेटा कॉलेज में था और बाकी स्कूल में। घर के खर्चे का बोझ मेरे कंधों को झुकाए जा रहा था। फिर वह दिन भी आ गया जिसका हर सरकारी नौकरी को डर होता है। रिटायरमेंट का दिन। स्टाफ रूम में मेरे लिए एक छोटी सी फायरवेल पार्टी रखी गई थी। वही पुराने साथी थे, कुछ नए चेहरे भी शामिल हो गए थे। प्रकाश सर ने मेरे गले में हाथ डाला। मास्टर सर जी, आपने पूरी जिंदगी इस स्कूल को दे दी है, आपको हमेशा याद रखा जाएगा। प्रकाश सर के शब्द गहरे थे, लेकिन उनमें सच्चापन था। शुक्रिया सर, बस प्रार्थना कीजिएगा कि बाकी जिंदगी भी इज्जत से गुजरा जाए। मैंने उस लम्हे मुस्कुराने को कोशिश की, लेकिन अंदर से दिल रो रहा था। रिटायरमेंट का मतलब था कि अब महीने की सैलरी बंद और पेंशन का सहारा, और पेंशन उठ के मुंह में जीरे के बराबर होता है। घर वापस आया तो मेरी पत्नी इंतजार कर रही थी। मिल गए कागजात? रकम कब मिलेगी? अब उसके सवाल में बेचैनी थी। मिल जाएगी कुछ दिन तक। क्यों, क्या हुआ? आप जानते तो हैं हम कब तक किराए के मकान में धक्के खाएंगे। अब जब इतनी बड़ी रकम इकट्ठी मिलेगी तो अपना छोटा सा घर बना लेंगे। बच्चों के सर पर छत हो जाए तो अच्छी बात होगी। मेरी पत्नी की ख्वाहिशें ठीक थी। सारी उम्र हमने किराए के मकान में ही गुजारी। हर 11 महीने बाद मकान बदलना, सामान उठाना। अब इस बुढ़ापे में मुझसे यह मेहनत नहीं होती। जब रिटायरमेंट के पैसे मिले तो हमने शहर की कॉलोनी में छोटा सा प्लाट लेकर बनवाया शुरू कर दिया। मुझे लगा था कि उन पैसों से घर बन जाएगा और कुछ बच भी जाएगा, पर महंगाई के इस दौर में मेरी सोच गलत साबित हुई। ईंट, सीमेंट, बंजरी, हर चीज़ की कीमत आसमान से बातें कर रही थी। पापा ठेकेदार कह रहा है कि सरिये के रेट और बढ़ गए हैं और पैसे चाहिए। बेटे ने परेशानी से बताया। हम कच्चे बैठक में बैठे हुए हिसाब लगा रहे थे। बेटा, उसको कहो हाथ जरा हल्के रखे। बैग में जो कुछ भी था सब कुछ निकलवा लिया है। अब तो पेंशन आने में भी देर है। मैंने माथे से पसीना साफ किया। पापा, छत तोड़ डालनी है ना, दीवार खड़ी करके तो नहीं छोड़ सकते। शायद उसकी बात ठीक थी। मैंने अपनी पत्नी से कुछ जेवर जो उसके बेटे की शादी के लिए रखे हुए थे वह भी बेच डाले। जैसे तैसे करके एक छोटा सा मकान खड़ा हो गया। प्लास्टर नहीं हुआ था, फर्श कच्चे थे, पर वही हमारी अपनी छत थी। हम नए घर में शिफ्ट हो गए, पर उस घर ने मेरी उम्र भर की कमाई निकाल ली थी। अब मेरे पास बैंक में 1 रुपया भी नहीं था और गुजारा सिर्फ महीने के पेंशन पर था। 5 महीनों की पढ़ाई का खर्चा, घर का राशन, बिजली, गैस बिल। पेंशन आते ही हाथों से ऐसे निकलती कि जैसे रेत को। मम्मी, कॉलेज की फीस जमा करनी है वरना नाम कट जाएगा। बेटे ने अपनी मम्मी से कहा। बेटा, अभी तो तुम्हारे पापा ने बिल जमा करवाया है, 2 दिन रुक जाओ। मम्मी पिछले महीने भी लेट फीस देती, मुझे शर्मिंदगी होती है। दूसरे तरफ छोटी बेटी बोली कि पापा, मेरे जूते फट गए हैं। स्कूल में सब लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। मैं चारपाई पर लेटा हुआ यह सब कुछ सुनता रहा। मेरा दिल चाहता था कि जमीन फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं। ओ बाप, जो कल तक दूसरों के बच्चों को भी किताबें और यूनिफॉर्म लेकर देता था, आज अपने बच्चों की छोटी छोटी चीज़ की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा था। मैंने ट्यूशन पढ़ाना चाहा, पर अब जिस्म भी इजाज़त नहीं देता था। थोड़ी देर बोलने से मेरे सांस फूल जाती। एक अजीब सी थकान हर वक्त मेरे शरीर में रहती। फिर एक दिन अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ गई। शायद मुझे बुखार चढ़ गया था। जिस्म बहुत गर्म हो रहा था। आदित्य, आपका जिस्म तो बहुत गर्म हो रहा है, चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। मेरी पत्नी ने मेरे माथे पर ठंडी पट्टी रखते हुए कहा। नहीं, यह बस मौसम का बुखार है, गोली खा ली है, उतर जाएगा। डॉक्टर के पास जाने के भी पैसे कहाँ हैं?
मैंने कमजोरी भरे स्वर में जवाब दिया, पैसों की वजह से अपनी जान को खतरे में नहीं डालना है ना। सुबह मैंने नील से कहा कि किसी सरकारी अस्पताल से दवाई ले आए, पर बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ दिन बाद मसूड़ों से भी खून आने लगे। ब्रश करने पर खून बहता, कभी कभी नाक से भी। मेरी रंगत पूरी तरह पीली पड़ गई। शीशे में खुद को देखकर डर लगने लगा। आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल थे। पापा, आप बहुत कमजोर दिख रहे हैं, चलिए मेरे साथ अस्पताल। नील नील जिद कर रहा था। बेटा मैं ठीक हूँ, बस उम्र का असर है, कुछ नहीं, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं उसे टालता रहा। मेरे मन में डर था, अगर यह कोई गंभीर बीमारी निकली तो इलाज के पैसे कहाँ से लाऊं। मैं अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहता था। घर की हालत दिन पे दिन और तंग होती जा रही थी। फाकू तक के नौबत आ गई थी। एक सुबह मैंने देखा कि नील कॉलेज जाने के बजाय कहीं और जा रहा था। कपड़े जर्जर और हाथ में किताबों की जगह एक बड़ा सापर था। नील, यह समय पर कहाँ जा रहे हो? कॉलेज नहीं जाना है क्या? मैंने रोका। उसने मेरे ओर देखा। उसकी आंखों में बेचैनी झलक रही थी। पास आकर बैठ गया। पापा, मैंने कॉलेज छोड़ दिया। उसके शब्द मेरे लिए जैसे अचानक बम फट गया। क्या कह रहे हो तुम? अपनी पढ़ाई कैसे छोड़ती? मैंने चिल्लाया। पापा, घर में आटा भी नहीं है, दवाई के पैसे भी नहीं, छोटे भाई बहन की फीस कौन देगा? उसकी आवाज़ रोहनी जैसी थी। बेटा ऐसा मत करो, अभी मैं कुछ कर लूँगा, तुम अपनी पढ़ाई मत मजदूरी कर लूँगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। पापा, आप हकीकत को देखें, आप बीमार हैं। मैं एक फैक्ट्री में काम कर लूँगा, वहाँ सैलरी भी ठीक है, घर का चूल्हा जलेगा। आप इलाज करवाइए। उसने मेरे हाथ थामो। उसके हाथ अब सख्त और जिम्मेदार बन चुके थे। मुझे माफ़ कर दो पापा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। वह उठकर तेजी से बाहर चला गया। मैं उसे रोकना चाहता रहा, पर आवाज़ अटक गई। उस दिन मैं अकेले कमरे में फूट फूट कर रोआ। हे ऊपर वाले, यह क्या इम्तिहान है? मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के बच्चों के भविष्य को संवारने में लगा दी, और आज मेरा अपना बेटा पढ़ाई छोड़ रहा है। वो मंजर मेरी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। नील मेरे कपड़ों में मजदूरी करने जा रहा था। वो बाप जो गर्व से कहता था कि पढ़ाई सबसे बड़ी दौलत है, आज उसका बेटा उसी दौलत से दूर पेट की आग बुझाने को मजबूर था। मेरी बीमारी अब और बढ़ गई। बुखार अस्थायी हो गया। हड्डियों में दर्द रातों का तड़पता रहा। सुमन और बच्चे परेशान थे। घर में जो थोड़ा बहुत पैसा नील लाता वह राशन में लग जाता। मेरे इलाज के लिए कुछ नहीं बचता। मेरी पत्नी ललिता ने मेरे चेहरे पर आंसू पोंछे और मैं चरपाई पर बेबसी की तस्वीर बनकर पड़ा रहा। मैं अब उस पेड़ के तरह था जो सूख चुका हो और जिसका छाया लेने वाला भी ना रहा। तभी नील कमरे में दाखिल हुआ। उसके तेवर बदल गए थे। पापा, मैं आपको ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। चाहे मुझे कर्ज लेना पड़े या खुद को गिरवी रखना पड़े, मैं आपका इलाज करवाऊंगा। उसने मुझे सहारा दिया और उठाया। उठो पापा, हम अस्पताल जा रहे हैं। बेटा, पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा। पैसों की फिक्र मत करो, बस चलिए। उसने मुझे ज़बरदस्ती पकड़े, कपड़े पहनाए और रिक्शे में बैठाकर सरकारी अस्पताल ले गया। वहाँ मरीजों की भीड़ लगी थी। बदबू और घुटन के दम घुट रहा था। डॉक्टर ने सरसरी अंदाज में कहा, इनके कुछ टेस्ट होंगे, खून की कमी बहुत है। कमजोरी साफ झलक रही थी। नील ने इधर उधर से उधार और मांगा जुगाड़ करके मेरे सारे टेस्ट करवा दिए। पूरा दिन हम सरकारी अस्पताल की ठंडी सख्त बेंच पर बैठे रहे। चारों तरफ कहराव की आवाज़ थी और हवा में दवाइयों की अजीब सी गंध धुली हुई थी। शाम ढलते ढलते जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर का चेहरा देखते ही मेरा दिल बैठ गया। उसने नील को इशारे से अंदर बुलाया। मैं दरवाजे के पास ही बैठा था। हर शब्द सुनाई दे रहा था। देखो बेटा, तुम्हारे माधव पिता की हालत ठीक नहीं है। क्या हो गया है डॉक्टर साहब? नील की आवाज़ काँप रही थी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें ब्लड कैंसर है। डॉक्टर के ये शब्द मेरे कानों में जैसे पिघला हुआ शीशा बनकर उतरे। कैंसर? नील वहीं कुर्सी पर ढहसा गया। लेकिन डॉक्टर साहब, इसका इलाज? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। यह इस अस्पताल में इलाज मुमकिन नहीं है। हमारे पास वो सुविधाएं नहीं हैं और बीमारी काफ़ी खतरनाक स्टेज पर है। इन्हें तुरंत किसी बड़े अस्पताल में ले जाना होगा। कहाँ लेकर जाएं? नील ने पूछा। जिला अस्कारी अस्पताल, वहीं कैंसर का इलाज संभव है, पर देर मत करना, इनके पास वक्त बहुत कम है। जब हम अस्पताल से बाहर निकले तो अंधेरा हो चुका था। सड़कें रोशनी से भरी थी, लेकिन मेरी जिंदगी में घना अंधेरा उतर आया था। नील ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, मगर मैं महसूस कर पा रहा था कि उसका हाथ भीतर से कांप रहा है। ब्लड कैंसर एक ऐसी बीमारी जो बड़े बड़े अमीरों की रीढ़ तोड़ देती है, और हम जैसे गरीबों के लिए तो यह मौत का दूसरा नाम थी। पापा, आप घबराइए मत, नील ने मुझे ढांसा बंधाया। डॉक्टर ने कहा है वह इलाज होता है। सुना है गरीबों का इलाज भी मुफ्त होता है। हम वहीं जाएंगे। रिक्शे में बैठते वक्त मैंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, हे ऊपर वाले, क्या दूसरे के बच्चे का भविष्य संवारने की यही कीमत है? क्या अपनी आखिरी सांस अपने बच्चों को दर दर भटकते देखूं? मुझे अपनी मौत का डर नहीं था। डर इस बात का था कि मेरी बीमारी मेरे पूरे घर को निकल जाएगी। नील की पढ़ाई तो छूट चुकी थी, अब शायद उसकी जवानी भी अस्पतालों की लंबी कतारों में घिस जाएगी। रास्ते भर मैं खामोश रहा, बस नील के चेहरे को देखता रहा, जो उम्र से पहले ही बड़ा हो चुका था। मुझे पता था कि अगली सुबह एक नई जंग शुरू होने वाली है, ऐसी जंग जिसमें हर सांप दिख रही थी, फिर भी डालना मजबूरी थी। उस रात हमारे घर का चूल्हा नहीं जला। अस्पताल से वापसी का सफ़र मेरे लिए किसी सज़ा से कम नहीं था। घर पहुंचकर जब नील ने मुझे चारपाई पर लिटाया तो पूरे घर में एक अजीब सी वीरानी पसरी हुई थी। मेरी पत्नी सुमन मेरी हालत देखकर सब समझ गई। नील बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? तुम्हारे माधव पिता इतने चुप क्यों हैं? उसने कांपते हाथों से पानी का गिलास मेरे तरफ बढ़ाया और नील की बांह पकड़ ली। उसकी आंखों में वो डर था जो किसी भी औरत की रूह तक हिला देता है जब उसका सुहाग खतरे में हो। माँ, पापा को ब्लड कैंसर है। नील की आवाज़ गले में अटक गई, जैसे सब कहते कहते उसका दम घुट रहा हो। क्या? सुमन के हाथ से गिलास छूटकर फर्श पर गिरने ही वाला होता है। वह वहीं जमीन पर बैठ गई और उसके मुंह से निकली एक चीख ने पूरे घर को हिला दिया। हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान है? अभी तो हमने ढंग से सांस भी नहीं ली थी। वह दुपट्टा मुंह में दाबकर रोने लगी ताकि अंश और बाकी बच्चे जाग ना जाएं। मैं चारपाई पर लेटा छत को घूरता रहा। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, कानों में समा रहे थे। मुझे अपनी बीमारी का गम नहीं था, मुझे गम उस औरत का था जिसने सारी जिंदगी गरीबी में मेरा साथ दिया, और आज जब उसे सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मैं खुद बोझ बन गया था। अगली सुबह बेहद भरी थी। घर में सन्नाटा था, लेकिन नील के चेहरे पर अजीब सी दृढ़ता झलक रही थी। वह मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। पापा, हम आज ही दिल्ली जाएंगे। मैंने बस की टिकट के बारे में पता कर लिया है। उसके लहजे में ऐसी ताकत थी जो उसकी उम्र से कहीं बड़ी थी। बेटा, दिल्ली जाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने बेबसी से कहा, किराया, रहने की जगह, खाना, हमारी जेब तो पूरी तरह खाली है। एक बाप के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या होगी कि वह अपने बेटे के सामने अपनी खाली जेब का सच कबूल ले। नील ने मेरे तरफ देखा और बोला, आप पैसों की फिक्र मत करिए, मैं कुछ इंतजाम कर लूँगा। यह कहकर वह घर से निकल गया। मेरा दिल डूब रहा था। मैं भली भांति जानता था कि नील क्या करने गया है। या तो वह अपनी कोई कीमती चीज़ बेचने वाला था,
या फिर किसी के सामने हाथ फैलाने वाला लड़का जिसके हाथों में किताब और सपने होने चाहिए थे, आज पैसों की तलाश में भटक रहा था। कुछ घंटों बाद जब वह लौटा तो उसकी मुट्ठी में मुड़े तुड़े नोट थे। लीजिए माधव पिता, 15,000 हैं, अभी के लिए इतनी काफ़ी रहेंगे। उसने नोट मेरे सिरहाने रख दिए। मेरा दिल काँप उठा। ये पैसे कहाँ से आए नील? सच सच बताना। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। मेरी पकड़ कमज़ोर थी मगर सवाल में कसक थी। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मेरा मोबाइल बेच दिया पापा। वैसे भी पढ़ाई तो छूट गई है, नेट पैक के पैसे कहाँ से लाता? उसने हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपा दर्द मेरी आंखों से नहीं छुपा। वही मोबाइल जिसे उसने ट्यूशन पढ़कर जोड़ जोड़ कर खरीदा था और जो उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा था। मेरा सीना भर आया। मैंने मन ही मन कहा कि मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे खुशियों की गहरी रखकर अपनी सांसें खरीदनी चाहिए। मुझे माफ़ कर देना। मेरी आवाज़ भर्रा गई और मेरे चेहरा दूसरे तरफ मोड़ लिया। मुझे खुद से नफरत होने लगी। शाम होते होते हम दिल्ली जाने वाली बस में बैठ चुके थे। मैं खिड़की के पास था और नील मेरे बगल में। बस ठसाठस भरी हुई थी। धुएं और पसीने की गंध से मेरी तबीयत और बिगड़ने लगी। जैसे ही बस चालू, झटकों ने मेरे शरीर के दर्द को और उभार दिया। पापा, बहुत दर्द हो रहा है क्या? नील ने मेरे कहरा सुन ली। उसकी आंखों में घबराहट थी, जैसे वह मेरा दर्द अपने भीतर समेट लेना चाहता है। नहीं बेटा, बस थकान है, तुम सो जाओ। मैंने झूठ कह दिया। सच तो यह था कि पूरे बदन में सुइयां चुभ रही थी, लेकिन मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता था। बस जल्दी दिल्ली पहुंच जाए पापा, वहां सब ठीक हो जाएगा। मैंने सुना है उस अस्पताल में बहुत अच्छी मशीनें हैं, आपको ठीक कर देंगे। वह मुझे दिलासा दे रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि असल में वह खुद को संभाल रहा है। ऊपर वाला बेहतर करेगा बेटा, बस दुआ करते रहो। मैंने बाहर अंधेरे में भागते पेड़ों को देखा जो मेरी जिंदगी की तरफ पीछे छूटते जा रहे थे। रात काफ़ी बीत चुकी थी जब हम दिल्ली पहुँचे। बस अड्डे की भीड़ और शोर ने मुझे घबरा दिया। गांव की शांति गलियां से आया मैं इस बड़े शहर में खुद को बड़े छोटा महसूस कर रहा था। नील ने एक रिक्शा लिया। भाई, सरकारी अस्पताल चलोगे? बहुत देर है साहब, 500 लगेंगे। रिक्शे वाले ने रूखे लहजे में कहा। भाई, गरीब लोग हैं, इलाज के लिए आए हैं, कुछ कम कर लो। नील ने हाथ जोड़कर कहा। हालात ने उसे मोल भाव करना भी सिखा दिया था। चलो 450 दे देना। हम रिक्शे में बैठ गए। ठंडी हवा चेहरे पर टकरा रही थी, लेकिन मेरा माथा आग की तरह तप रहा था। रास्ते भर मैं बस यही दुआ करता रहा कि हे ऊपर वाले, मेरे बच्चों की उम्मीद पर तोड़ना, मुझे ज़िंदगी भी देना तो कम से कम उनकी आस बचाए रखना। मन में डर भी था कि अगर वह भी इलाज मुमकिन ना हुआ तो क्या होगा, लेकिन मैंने उस ख्याल को झटक दिया। नहीं सोया। ऐसा नहीं होगा। जिस अस्पताल में हम जा रहे हैं वहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। जब हम अस्पताल पहुँचे तो रात के 12 बज चुके थे। रोशनी से नहाई हुआ सफ़ेद इमारत किसी महल जैसी लग रही थी। गेट पर खड़े गार्ड और अंदर का सजा संवरा माहौल देखकर मैं हैरान रह गया। पापा, कितना बड़ा अस्पताल है, आपका इलाज जरूर हो जाएगा। नील की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसने व्हील चेयर का इंतजाम किया और मुझे उस पर बैठा दिया। हम काउंटर की तरफ बढ़े जहाँ पहले से लोगों की लंबी लाइन लगी थी। हर चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में उम्मीद जिंदा थी। कोई अपने बीमार बच्चों को गोद में लिया था, कोई बूढ़े माँ बाप को सहारा दे रहा था। वहाँ अमीर गरीब का फर्क खत्म हो चुका था। बस सिर्फ जिंदगी की भीख मांगने आए थे। भाई, क्या मामला है? काउंटर पर बैठे हुए लड़के ने नील से पूछा।
वह मेरे पापा को ब्लड कैंसर है। हम इलाज के लिए यहाँ आए हैं। ये सारी रिपोर्ट्स हैं। नील ने कांपते हाथों से फाइल काउंटर पर रख दी। उसकी उंगलियां थरथरा रही थी, जैसे डर रहा हो कि कहीं कोई कमी न निकाला है। काउंटर पर बैठे लड़के ने फाइल को सरसरी निगाह से देखा और बोला, अभी इमरजेंसी में डॉक्टर हैं, आप ये फॉर्म भर दीजिए और बाहर बैठकर इंतजार कीजिए। उसने एक कागज नील के तरफ बढ़ा दिया। धन्यवाद, नील ने धीमे स्वर में कहा और हम कारी रोड की तरफ आ गए। वहाँ लोहे की ठंडी कुर्सियाँ लाइन से लगी थी। मैं व्हील चेयर पर ही बैठा रहा और नील मेरे पैरों के पास फर्श पर बैठ गया। बेटा, कुर्सी पर बैठ जाओ। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। उसके बाल धूल से सने थे और चेहरा थकान से बुझा हुआ था। नहीं माधव पिता, यहाँ ठीक हूँ, आप आंखें बंद कर लीजिए, थोड़ी देर आराम मिल जाएगा। सुबह लंबा वक्त गुजारना है। उसने अपना सिर मेरे घुटनों पर टिका दिया। कुछ ही पलों में उसकी सांसें गहरी हो गई। वह नींद की गोद में चला गया था। मैं जागता रहा। अस्पताल की तेज सफ़ेद रोशनी आंखों में भी चुभ रही थी। दिमाग में बीता हुआ पूरा जीवन घूमने लगा। मैंने हमेशा ईमानदारी से जिंदगी काटी, कभी गलत रास्ता चुना ना, किसी का हक मारा। वही आदित्य जो असूलों का मास्टर कहलाता था, आज वो इलाज की उम्मीद में यहाँ बैठा था। क्या सच्चाई और ईमानदारी का यही अंजाम होता है? तभी अंश का ख्याल आया, मेरा वो छात्र जिसे मैंने बेटे की तरह चाहा था। 10 साल बीत चुके थे, ना जाने वह कहाँ होगा, किस हाल में होगा। क्या उसे कभी मेरा चेहरा याद आता होगा? मैंने उसके लिए वही किया था जो एक पिता अपने बेटे के लिए करता है। काश आज वह यहाँ होता तो शायद हालात कुछ और होते, लेकिन यह सिर्फ एक ख्याल था। सच तो यह था कि मेरी जेब में मुश्किल से कुछ नोट बचे थे। सुबह होते ही अस्पताल में हलचल शुरू हो गई। नर्सें तेज कदमों से इधर उधर जा रही थी। डॉक्टरों की आवाज़ें गूंजने लगी। नील हड़बड़ाकर उठा, जल्दी से हाथ मुंह धोया और मेरे पास आ गया। पापा, अब हमारा नंबर आने वाला है, आप ठीक हैं? हाँ बेटा। हम डॉक्टर के कमरे की तरफ बढ़े। वहाँ भी लंबी कतार थी। हर चेहरा अपनी तकलीफ लेकर इंतजार में खड़ा था। काफ़ी देर बाद हमारा नाम पुकारा गया। आदित्य जी, नील के व्हील चेयर आगे बढ़ाइए। और हम अंदर दाखिल हुए। डॉक्टर जवान था, चेहरे पर गंभीरता थी। उसने बैठने का इशारा किया और फाइल खोलते हुए पूछा, बताइए क्या परेशानी है? डॉक्टर साहब, गांव के अस्पताल में उन्हें ब्लड कैंसर बताया गया है, नील ने डरते हुए कहा। उसकी नज़र डॉक्टर के चेहरे पर टिकी हुई थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स को ध्यान से देखा। उसकी मोहें सिकुड़ गई। उसने एक गहरी सांस ली और मेरे ओर देखा। बीमारी काफ़ी पुरानी लग रही है, आप बहुत देर से आए हैं। ये शब्द मेरे दिल पर हथौड़े की तरह गिरे। तो क्या इलाज मुमकिन नहीं है? नील ने कांपते आवाज़ में पूछा। डॉक्टर कुर्सी से थोड़ा आगे झुका। इलाज संभव है, लेकिन यह लंबा और महंगा होगा। यह मुफ्त इलाज की प्रक्रिया होती है, लेकिन उसमें वक्त और कागजी कार्रवाई लगती है, जबकि आपके पिता की हालत ऐसी है कि तुरंत इलाज जरूरी है। डॉक्टर ने फाइल बंद कर दी। तो हम क्या करें? नील ने हाथ जोड़ दिए। हम गरीब लोग हैं, इतना महंगा इलाज नहीं करवा सकते। उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। मेरा दिल टूट रहा था। डॉक्टर ने थोड़ी नरमी दिखाई। हम कुछ स्टेज दोबारा करेंगे, अगर रिपोर्ट क्लियर रही तो दाखिल कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ रकम एडवांस जमा करनी होगी। कितनी? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। कम से कम इतनी, डॉक्टर ने रकम बताई। वह आंकड़ा सुनते ही मेरे कानों से शोर गूंजने लगा। हमारे पास तो लौटने का किराया निकलकर भी मुश्किल से 10,000 बच रहे थे, और डॉक्टर साहब, हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। क्या इलाज बाद में नहीं हो सकता? नील ने गिड़गिड़ाकर कहा। हम कहीं से इंतजाम कर लेंगे। उसने मिन्नतें करी। डॉक्टर उसके पास से चला गया। सॉरी बेटा,
अस्पताल की यही पॉलिसी है, पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। जब तक रकम जमा नहीं होगी फाइल आगे नहीं बढ़ेगी और बिना उसके भर्ती भी नहीं हो पाएगी। आप लोग पहले इंतजाम कर लीजिए फिर आइए। डॉक्टर ने इतना कहकर घंटी बजा दी ताकि अगला मरीज अंदर बुलाया जा सके। हम चुपचाप कमरे से बाहर आ गए। नील ने व्हील चेयर को कारी रोड के एक सिरे पर लगा दिया और खुद दीवार से टिक लगाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू बिना रुके बहने लगे थे। पापा अब क्या करेंगे? 50,000 रुपये कहाँ से आएंगे? मैंने तो जो था सब बेच दिया, अब तो बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वह छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। नील बेटा रो मत, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। मैंने उन्हें ढांसा देने की कोशिश की, जबकि मेरा अपना दिल पूरी तरह हार चुका था। मुझे साफ लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। हम उम्मीद लेकर यहाँ आए थे और यहाँ से भी पैसे की दीवार हमारे सामने खड़ी हो गई थी। कौन सा रास्ता पापा? कौन देगा हमें इतने पैसे इस अनजान शहर में? हम किसके सामने हाथ फैलाएंगे? उसकी बेबसी अब गुस्से में बदलने लगी थी और उसने दीवार पर जोर से मुक्का मारा। चलो बेटा घर चलते हैं, शायद मेरी किस्मत में ठीक होना लिखा ही नहीं है। मरना तो एक दिन है ही, अपने बच्चों के बीच मरूंगा। मैंने भारी मन में कहा। मुझे अपनी चिंता नहीं थी, मुझे उस बेटे की चिंता थी जो मेरे लिए दर दर भटक रहा था। नहीं पापा, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अभी जाता हूँ, किसी से बात करता हूँ, आप यहीं रुकिए। यह कहकर वह बेवकूफ़ सा इधर उधर भागने लगा। मैं उसे रोकना चाहता था लेकिन वह भीड़ में कहीं खो गया। मैं अकेला व्हील चेयर पर बैठा सब कुछ देखता रहा। लोग आ जा रहे थे, किसी को किसी से मतलब नहीं था, हर कोई अपनी ही परेशानी में उलझा हुआ था। मैंने जेब टटोलने कुछ मुड़े तुड़े नोट हाथ में आए। यही मेरी पूरी जमा पूंजी थी। आज वह आदित्य, जिसने सैकड़ों बच्चों की पढ़ाया था, अपनी जिंदगी की चंद सांसों के लिए पैसों का मोहताज बन गया था। कुछ देर बाद नील लौट आया। उसका चेहरा बुझा हुआ था और आंखें लाल थी। कुछ नहीं हुआ पापा, सब यही कहते हैं कि पहले फार्म भरे जाएंगे, फिर कमेटी बैठेगी, फिर फैसला होगा। इसमें हफ्ता लग जाएगा और डॉक्टर कह रहा था कि इलाज तुरंत चाहिए। आगे वह बोल नहीं पाया। वह मेरे घुटनों पर सिर रखकर रोने लगा। बस बेटा बहुत हो गया, चलो घर चलते हैं। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। उसने चुपचाप आंसू पोंछे और व्हील चेयर के हैंडल पकड़ लिए। हम दोनों उसी कारी कोट से आगे बढ़ने लगे। नील खामोश से मुझे ले जा रहा था, लेकिन उस खामोशी में तूफान छुपा था। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा बेटा अंदर ही अंदर टूट चुका है। हम दरवाजे के पास पहुंचे ही थे कि अचानक अस्पताल का माहौल बदल गया। गार्डों की सीटियां गूंजने लगी और अफरा तफरी मच गई। पीछे हटिए, रास्ता दीजिए, साहब आ रहे हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड ने नील को पकड़कर जोर से पीछे किया। व्हील चेयर झटके से दीवार से टकरा गई। मेरे कमजोर शरीर में तेज दर्द उठा और मेरे मुंह से कहरा निकल गई। यह कैसी बदतमीजी है? दिख नहीं रहा मरीज है? नील गुस्से में चिल्ला पड़ा। उसका सब्र टूट चुका था। चुप रहो, असिस्टेंट कमिश्नर साहब दौरे पर हैं, साइड में रहो, गार्ड ने सख्ती से कहा। सामने से एक काफिला आ रहा था। आगे आगे सूट बूट में अधिकारी और पीछे डॉक्टर की टोली। उनके बीच एक नौजवान अफसर था जिसके चेहरे पर रौब और आत्मविश्वास झलक रहा था। वह मेडिकल सुपरिटेंडेंट से कुछ कह रहा था और सामने वाला बार बार सिर हिला रहा था। नील ने उसे नफरत से देखा और व्हील चेयर मोड़ दी। चलिए पापा, यहाँ से भी अमीरों का ही राज है, हमारे जैसे लोगों की कोई जगह नहीं। उसकी आवाज़ में इतनी कड़वाहट थी कि मेरा दिल चीर गया। हम मुड़ने ही वाले थे कि अचानक से ऑफिसर अपनी बात करते
वह बात कहते कहते अचानक रुक गया। उसकी निगाहें सीधे मुझ पर आकर टिक गई। उसके कदम जैसे वहीं जम गए हों। उसने साथ चल रहे डॉक्टर को हाथ उठाकर रोक दिया। 1 मिनट। उसकी भारी आवाज़ पूरी रिक्यू रोड में गूंज उठी। हर कोई ठिठक गया। वो अफसर तेज कदमों से मेरे ओर बढ़ा। उसकी आंखों में अजीब सी घबराहट और पहचान की चमक थी। वह सीधे मेरी व्हील चेयर के सामने आकर बिना कुछ सोचे समझे अस्पताल के ठंडे फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। पूरे अस्पताल में सन्नाटा पसर गया। डॉक्टर, नर्स, गार्ड सब अवाक रह गए कि इतना बड़ा ऑफिसर एक साधारण से मरीज के सामने इस तरह झुक गया। मैंने अपनी कमजोर नज़रों से उसे देखा। आंखें अब साफ नहीं देख पाती थी, बस एक धुंधली सी आकृति देख रही थी। उसने कांपते हाथ से मेरा सूखा हाथ थामा। मास्टर साहब, उसकी आवाज़ भर्राक गई। बेटा, तुम कौन हो? मेरी आंखें अब धोखा देने लगी थी। मैंने बेहद धीमी आवाज़ में पूछा। उसके आंसू मेरे हाथों पर गिरने लगे। वह गर्म बूंदें सीधे दिल तक उतर गई। सर, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं अंश हूँ, वही अंश जिसे आप हर साल किताबें, कापियाँ और यूनिफॉर्म दिलाते थे, जिसके लिए आप इतनी तनख्वाह तक छोड़ देते थे। उसने मेरा हाथ अपने माथे से लगा लिया। अंश यह नाम सुनते ही मेरे दिमाग में जैसे बिजली सी कड़क गई। वही नन्हा बच्चा जो डरते डरते क्लास में बैठा करता था। मैंने पूरी ताकत समेट कर उसके चेहरे को गौर से देखा। वही आंखें, वही मासूमियत, बस अब उनमें आत्मविश्वास और जिम्मेदारी उतर आई थी। अंश, मेरा हीरा बेटा, तुम मेरे होठों कांप गए। मैंने कांपते हाथ से उसके गाल को छू लिया। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना हकीकत बनकर सामने खड़ा हो। हाँ सर, मैं अंश हूँ, मैं जिंदा हूँ और आपको कभी नहीं भूला। वो फूट फूट कर रो रहा था। एक ऊंचे ओहदे का ऑफिसर यूं रोते देख हर आंख नम हो गई। अंश बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। मुझे लगा था मेरा लगाया पौधा सूख गया। मैंने उसे गले लगाने की कोशिश की तो वो उठकर मुझसे लिपट गया। सर, हालत बहुत खराब हो गए थे। 8वीं के बाद मेरे माधव पिता चल बसे। घर का सरसराहट टूट गया। फिर मेरे मामा हमें ज़बरदस्ती शहर ले आए। वो भी गरीब थे। मैंने दिन में मजदूरी की, रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई की। आपकी वही बात मैंने गांठ बांध ली थी कि पढ़ाई ही किस्मत बदलती है। मेहनत की इम्तहान दिए और आज आपके सामने खड़ा हूँ। उसके शब्द मेरे लिए मरहम बन गए। मेरी मेहनत, मेरी कुर्बानी बेकार नहीं गई थी। मेरा लगाया बीज आज एक मजबूत पेड़ बन चुका था। लेकिन तुम यहाँ कैसे? नील, जो अब तक सन खड़ा था, हक्का बक्का गया। अंश ने आंसू पोंछे और नील के कंधों पर हाथ रखा। मैं यहाँ इत्तेफाक से नहीं आया। मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई तो सबसे पहले मैं आदित्य सर को ढूंढने गांव गया। पुराने घर पहुंचा तो पता चला आप शहर शिफ्ट हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से नया पता मिला। वहाँ से मालूम हुआ कि आपको ब्लड कैंसर है और नील आपको दिल्ली लेकर आया है। जैसे ही यह सुना, मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ दौड़ा चला आया। मैंने पहले से सबको अलर्ट कर दिया था, बस अंदाज़ा नहीं था कि आप मुझे ऐसे रास्ते में मिलेंगे। वह फिर मेरे तरफ मुड़ा और डॉक्टर की ओर सख्त नज़र से देखा। यह मेरे गुरु हैं और मेरे बाप भी। आज मैं जो कुछ भी हूँ, इन्हीं की वजह से हूँ। इनका इलाज फौरन से शुरू किया जाए। इन्हें वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दीजिए और ध्यान रहे, जो भी इस मरीज से 1 रुपया भी वसूल करेगा उसका खर्चा अस्पताल के फंड से पूरा किया जाएगा। अगर कोई कमी हुई तो मैं अपनी सैलरी से चुका दूंगा। जी सर, हम तुरंत इंतजाम करते हैं। डॉक्टर ने यह कहकर जल्दी से स्टॉप को हिदायत दी और वह उसी समय टेस्टर पर लेकर दौड़ पड़े। मैं नील यह सब देख रहा था। मेरी आंखें में भी आंसू आ गए। वह सीधे अंश के पास गया। भाई, आपका बहुत शुक्रिया।
हम तो उम्मीद हार चुके थे, आप भगवान बनकर आए। अंश ने उसे गले लगाते हुए कहा, शुक्रिया मत बोलो, यह मेरा फर्ज था। जब मेरे पास जूते नहीं थे, तुम्हारे पापा ने मुझे जूते दिलाए। जब किताबें नहीं थी, उन्होंने मुझे किताबें दी। आज अगर मैं अपनी जान भी खो दूं, तो उनका हक पूरा नहीं कर सकता। मुझे वीआईपी रूम में शिफ्ट किया गया। इलाज शुरू हो गया। बेहतरीन डॉक्टर मेरी निगरानी कर रहे थे। अंश रोजाना आता, मेरे पास बैठता, मेरे पैर सहलाता। पुरानी बातें याद करके हम हंसते और कभी कभी रोते भी। महीनों के इलाज के बाद मैं खतरे से बाहर था। मेरी बीमारी पर नियंत्रण पा लिया गया। जिस दिन मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, कमरे में एक अजीब सी शांति थी, बस एक लंबा थकान जो अब उतर रही थी। डॉक्टर ने फाइल बंद कर दी, जरूरी बातें समझाई और कहा कि वह हालत बेहतर है, बस थोड़ा समय लगेगा। नर्स ने व्हील चेयर बाहर लगाई। अटेंडेंट ने सारा देकर मुझे बैठाया। बिना कुछ कहे मेरी पत्नी भी आ गई और बच्चे भी। उनके चेहरे पर राहत थी, लेकिन आंखें अभी भी नम थी। उन्होंने जल्दी से दुपट्टे से आंसू पोंछे और नजरें झुका ली। लिफ्ट के नीचे उतरते वक्त कोई बात नहीं हुई, बस मशीनों की लगातार आवाजें पीछे छूट रही थी। अस्पताल के बाहर गाड़ी खड़ी थी। अटेंडेंट ने सावधानी से मुझे सीट पर बैठाया। व्हील चेयर मोड़ी गई और दरवाज़ा बंद हुआ। सब कुछ बाहर से सम्मान लग रहा था, जैसे रोजमर्रा की बात हो रही हो। लेकिन हमारे लिए यह दिन आम नहीं था। घर लौटते पहुंचते शाम ढल चुकी थी। सड़कें वही थी, लेकिन मन कहीं और था। घर का दरवाज़ा खोलते ही एक अलग सी ठंडक महसूस हुई, जैसे दीवारें ने भी राहत की सांस ली हो। मेरी पत्नी सीधे कमरे में ले गई और खिड़की खोली। बाहर वही पुरानी नज़ारा थी, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। थोड़ी देर के बाद उन्होंने चाय बनाकर लाई। कप टेबल पर रखे गए। हम तीनों चुपचाप बैठ रहे। बस इतना एहसास था कि कठिन समय पीछे छूट चुका था। रात को सोने से पहले मेरी पत्नी ने धीमी आवाज में कहा, अब सब ठीक हो जाएगा ना? मैंने सिर हिलाया। उस वक्त शब्दों में ज़्यादा भरोसे की ज़रूरत थी, और उसी भरोसे के साथ जिंदगी धीरे धीरे फिर से अपनी रफ्तार पकड़ने लगी। एक शाम मैं बालकनी में खड़ा था। नीचे बच्चे खेल रहे थे, शहर की हलचल जारी थी। मेरी पत्नी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरा हाथ थाम लिया। उस पकड़ में शिकायत नहीं थी, ना कोई सवाल थे, बस साथ था। मैंने पहली बार महसूस किया कि खुश रहना किसी की बड़ी कामयाबी या पद का नाम नहीं होता। असली खुशी तो तब होती है जब मुश्किल हालात में भी कोई आपके साथ खड़ा रहे। उस पल मुझे लगा कि हमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन शायद जिंदगी ने हमें तोड़ा नहीं, बल्कि मजबूत बना दिया। आज जब मैं अपनी व्हील चेयर पर बरामदे में बैठा सुबह की धूप को अपने चेहरे पर महसूस करता हूँ, तो लगता है कि जिंदगी ने आखिरकार मुझे थाम लिया है। हाथ पहले जितने मजबूत थे, अब उतने ही नहीं रहे। पैर अब मेरा साथ नहीं देते, लेकिन मन पहले से कहीं ज्यादा और शांत है। नील मेरा बेटा, जिसके लिए मैंने सारी उम्र मेहनत की, आज मेरी ताकत बनकर मेरे पीछे खड़ा है। अब वो मुझे अकेला धक्का देकर व्हील चेयर नहीं चलाता, बल्कि हर कदम पर मेरे साथ चलता है। हर कदम पर पूछता है, पापा आप थक तो नहीं गए? उसकी आवाज़ में अब शिकायत नहीं है, सिर्फ फिक्र है। शायद समय ने उसे भी यह सिखा दिया कि रिश्ते कुर्सियों या पर्दों से नहीं, जिम्मेदारियों से निभाए जाते हैं। सुमन मेरी पत्नी, चाहे दवाइयों का वक्त हो या मेरे पुराने किस्से, कभी उबती नहीं, मेरा पूरा ख्याल रखती। और अंश को देखकर मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून मिलता है। जिस बच्चे को मैंने कभी अक्षर जोड़ना सिखाया था, आज वही मुझे सहारा देकर व्हील चेयर से उठने में मदद करता था। अंश आज भी कहता है, अगर आपने उस वक्त मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता तो मैं भी कहीं खो गया होता। तभी मुझे एहसास होता कि इंसान की असली विरासत ज़मीन या दौलत नहीं होती, बल्कि वे लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में हमने ईमानदारी से कुछ योगदान किया हो।
मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया, अहम भी, अकेलापन भी, गलतफ़हमियाँ भी। ज़िंदगी ने जो देना था वह दे दिया और जो लेना था वह ले लिया। अब बस बाकी ज़िंदगी इसी सुकून के साथ गुजर जाए, यही काफ़ी है। अगर मेरी कहानी से आप कुछ सीख पाए तो बस इतना समझ लेना कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं है। पैसा ज़रूरी है, लेकिन वह कभी किसी का अपना नहीं बनता। मैंने पूरी उम्र गहरी काली मोटी में गुजारी, पर बच्चों को पढ़ाया, ईमानदारी से जिया और किसी का हक नहीं छीना। उस वक्त मुझे नहीं पता था। अब मेरी सुबह धीरे धीरे ताजगी और उम्मीद से भर जाती है। कभी कभी मैं अपने पुराने स्कूल के छात्र के पाठ पढ़ाता और मुस्कुराता। यह पात्र मुझे याद दिलाते कि मेरे बीते संघर्ष का असली फल यही था, एक मजबूत, जिम्मेदार और प्यार भरा परिवार और अंश जैसे बच्चे जो मेरे किए हुए प्रयासों को आगे बढ़ा रहे।